नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की ओबीसी आरक्षण बिल से जुड़े अपडेट के साथ। तो राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब ये कानून बन गया है। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। इससे पहले मॉनसून सत्र में भारी हंगामे के बीच सिर्फ यही एक बिल था जिसे बिना किसी विरोध के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास कर दिया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने यह बिल पेश किया। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा था। लोकसभा में भी बिल पर जब वोटिंग कराई गई तो इस दौरान इसके पक्ष में 385 वोट पड़े, वहीं विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा था। बिल का नाम संविधान विधेयक 2021 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवादी गतिविधियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों के विषय पर दो टूक कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में और इसका दोहरा चरित्र बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूएनएससी में विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे पड़ोस में आईएसआईएल खुरासन और भी ज्यादा एक्टिव हो गया है। ये लगातार अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में घटित घटनाओं ने स्वाभाविक रूप से वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत आतंकवाद से संबंधित चुनौतियों और नुकसान से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। भारत का रुख स्पष्ट करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत मानता है कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आतंकवाद के सभी रूप, अभिव्यक्तियों की निंदा की जानी चाहिए। इसे किसी भी तरह न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। विदेश मंत्री ने कहा कि आईएसआईएस का वित्तीय संसाधन जुटाना और अधिक मजबूत हुआ है। इसके साथ ही हत्याओं का इनाम अब बिटकॉइन के रूप में भी दिया जा रहा है। राजीव गांधी की जयंती पर सोनिया गांधी विपक्ष को एकजुट करने के लिए आज बड़ी बैठक करेंगी। ये बैठक शाम 4 बजे वर्चुअली आयोजित की जा रही है। सोनिया गांधी विपक्षी एकजुटता की कवायद के तहत आज देश के कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ डिजिटल बैठक करने वाली है, जिसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है और इसी प्रयास के तहत ये बैठक बुलाई गई है। सोनिया गांधी के साथ डिजिटली बैठक के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आज कांग्रेस सरकार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। दोपहर 12 बजे राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20.5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में करीब 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं 6 जिलों में जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके साथ ही राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टा का भी वितरण करेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों में वर्चुअल रूप से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी जुड़ेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 2:30 बजे शहीद भगत सिंह चौक में नवनिर्मित सेट का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण होगा। दोपहर 3 बजे फाफाडी चौक स्थित अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं शाम 4 बजे भाटा गांव में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल परिसर से बस संचालन का शुभारंभ किया जाएगा। राजीव जी की जयंती में अनेक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए हैं, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और साथ ही शहर में अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी आयोजित है। 6 जिलों में राजीव भवन बना है, उसका भी कांग्रेसियों को लोकार्पण किया जाएगा। सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के कर कमलों और छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री
हमारे प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब की गरिमामय उपस्थिति में वर्चुअल उद्घाटन होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता राम नाम जपना, पराया माल जपना, कल तक राम के नाम से राजनीति करते थे। आपके पास धर्मांतरण कोई मुद्दा था तो आप 15 साल आपने किया, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की महिला सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर आरोप लगाए। इसके विरोध में सीएम भूपेश बघेल गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के नीचे 1 घंटे तक बारिश में भीगते हुए मौन प्रदर्शन पर बैठे रहे। उनके साथ मंत्रिमंडल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश देखा कि महिलाओं का अपमान हुआ है और जो कृत हुआ है उसके लिए न केवल यहाँ के सांसद बल्कि उनके नेता लोग को माफी मांगना चाहिए। संसद से शुरू हुई सियासी लड़ाई और धक्का मुक्की अब सड़क पर उतर आई है। 11 अगस्त को राज्यसभा में हुई जिस खींचतान ने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया, अब उसी शर्मनाक वाकये पर सड़क पर संग्राम की स्थिति है। जिस कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर बीजेपी ने संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 हफ्ते पहले की घटना को याद कर रो पड़ी। यहाँ आके लोकसभा के सांसदों ने, जो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है, उन लोगों ने आके यहाँ पर प्रेस वार्ता करके हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी की हम दोनों सांसदों को बेइज्जती करने का झूठा प्रोपेगेंडा, गलत सलत जानकारी आप लोगों को दिया है, उसका मैं सिरे से खारिज करती हूँ। मैं यहाँ के भाजपा के नेताओं का जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बेटियों का अपमान हुआ है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान हुआ है, मैं कड़े शब्दों से निंदा करती हूँ। एक दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर आरोप लगाने वाले छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से भी माफी मांगने को कहा, तो दूसरे दिन खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला। महिला सांसदों से दुर्व्यवहार मामले में सीएम बघेल गांधी चौक पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौन धरने पर बैठे। धरने में सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा भी शामिल हुई। करीब 1 घंटे तक मौन धरना देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों ने महिला सांसदों का अपमान किया है, इसके लिए बीजेपी को माफी मांगनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिस प्रकार अपमानजनक बातें कही गई, पुतला दहन किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है, ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता का मायके है, और वहां इस प्रकार से व्यवहार करना, इन लोगों को तो माफी मांगना चाहिए। देश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में अगर महिला जनप्रतिनिधियों के साथ ये व्यवहार होगा तो ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, और इसकी जितनी निंदा की जाए, इसका जितना विरोध किया जाए, और ऐसे मार्शल को तो तत्काल ड्यूटी से हटा देना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल के मौन धरने पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि दुर्व्यवहार हुआ या नहीं, ये तो सदन के अंदर की बात है, इसका फैसला सांसद नहीं बल्कि संसद करेगी। ऐसे मामले में सीएम का इस तरह धरना देना असंवैधानिक है। अब ये दुर्व्यवहार हुआ है या नहीं हुआ है, सदन के अंदर की बात है। उसका निर्णय क्या भूपेश बघेल जी करेंगे, उसका निर्णय क्या सांसद करेंगी, उसका निर्णय तो संसद करेगी, राज्यसभा करेगी। और ऐसे मामलों में कम से कम मुख्यमंत्री जी एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। लोकसभा की घटना के मामले को लेकर इस प्रकार का धरना देना क्या संवैधानिक प्रमुख के लिए, मौन धरना देना क्या संवैधानिक प्रमुख के लिए उचित है? इस बात का विचार कर लेना चाहिए। इससे पहले बुधवार को बीजेपी महिला मोर्चा ने सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर उस घटना की भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर दोनों दलों ने एक दूसरे पर झूठ बोलने और शर्मसार करने के आरोप लगाए, लेकिन सड़क पर इस वार पलटवार के बीच सच्चाई यही है कि 1 हफ्ते पहले देश का उच्च सदन शर्मसार हुआ था। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए उस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है।
सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। कांग्रेस में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले के साथ ही मंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा नेता अनुराग सिंहदेव ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग चेहरे को सीएम का उम्मीदवार बताकर कांग्रेस सरकार में तो आ गई, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर खींचतान मची हुई है। अनुराग सिंहदेव ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और मंत्री यदि हमेशा दिल्ली दौरे पर रहेंगे तो क्षेत्र की जनता की सुध कौन लेगा। कांग्रेस को बस पार्टी और कुर्सी की चिंता है। जनता सब कुछ समझ चुकी है कि कौन किसके साथ है। दरअसल लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। 2.5 साल के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीएम के उम्मीदवार के रूप में उनका नाम सामने आता रहा है। ऐसे में उनके दिल्ली दौरे को लेकर सियासत गर्म काफी पारा है। आज एक तरीके से जो झगड़ा हो रहा है वो जनता को बहुत स्पष्ट कर रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने एक झूठ का वातावरण फैलाया, उसका लाभ लिया, और अब जब सरकार में कांग्रेस आ गई है तो 2.5 साल को लेकर खींचतान हो रहा है। इसका सीधा असर जनता के ऊपर पड़ रहा है और उसका लाभ जो है जनता को, वो कहीं ना कहीं इतने बहुमत के बाद भी, इतनी स्टेबिलिटी के बाद भी जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जो कि जुड़ी हुई है बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा से। आज भोपाल में जन आशीर्वाद यात्रा होने वाली है बीजेपी की, और इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक शामिल होंगे। भोपाल में आज पूरे दिन जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी। इसके साथ ही वीरेंद्र खटीक भोपाल में जितने भी आयोजित कार्यक्रम हैं इस यात्रा के तहत उसमें हिस्सा लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आशीर्वाद यात्रा 21 अगस्त को विदिशा और सागर जिलों में पहुंचेगी। तो आज भोपाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है और आज इसमें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी शामिल होंगे। इसके साथ ही वीडी शर्मा भी इसमें शिरकत करेंगे। और आज भोपाल में पूरे दिन जन आशीर्वाद यात्रा चलने वाली है और 21 अगस्त को ये कारवां आगे बढ़ेगा और इसके साथ ही वीरेंद्र खटीक भोपाल में जितने भी आयोजित कार्यक्रम हैं उन सभी में हिस्सा लेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। आज बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली हैं, ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है प्रिया, तो वहीं भोपाल से लाइव हमारे साथ विवेक जुड़े हैं। सबसे पहले विवेक, आपकी तरफ रुख करती हूं, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए। मध्य प्रदेश में आज केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक की यात्रा पहुंचने वाली है, जन आशीर्वाद यात्रा। और इस जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह भोपाल के विभिन्न चौराहों पर जमकर स्वागत होगा। तैयारियां पूरी की गई है। भोपाल में लालघाटी चौराहे से ये यात्रा शुरू होगी, जो भोपाल के पुराने शहर सिटी कहलाने वाले इलाकों से होते हुए भोपाल बीजेपी ऑफिस पहुंचेगी। पूरा दिन ये यात्रा चलेगी और उसके बाद शाम को यात्रा भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंचेगी, प्रदेश बीजेपी कार्यालय, जहां पर कार्यक्रम होगा, जहां पर वीरेंद्र कुमार खटीक का सम्मान होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार ने सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में यात्रा निकालने के लिए भेजा है, ताकि जनता को पता चले कि केंद्र की सरकार ने किन किन लोगों को मंत्री बनाया है और वो किस वर्ग से है। इस उद्देश्य से यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है और उसी के तहत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कल उन्होंने यात्रा के पहले चरण में ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आज भोपाल में वो कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज सुबह करीब 9:30 बजे होगी, जिसमें वो केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और उसके बाद यात्रा शुरू होगी। तो आज सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में है तो वो है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, वीरेंद्र कुमार खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी भी उपचुनाव क्षेत्रों को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकें कर रही हैं। उपचुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार सक्रिय है। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खंडवा और जोबट के दौरे से भोपाल लौटे हैं और उसके बाद फिर बीजेपी की रणनीति बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कल भोपाल में होने वाली है, तो उसकी भी तैयारियां आज पूरी होगी। तो आज बीजेपी की और कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो है जन आशीर्वाद यात्रा। ठीक है विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रिया भी हमारे साथ लाइव जुड़ी है। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है?
आकांक्षा, आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है और इस मौके पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम रखे गए हैं। लगभग 1522 करोड़ की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रदेश वासियों को, राजधानी वासियों को देने वाले हैं। सबसे पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो किसान हितग्राही हैं, लगभग 21 लाख किसान परिवार है, जिनको लगभग 5,600 करोड़ की लाख की जो राशि है वो लगभग 4 किश्तों में इस बार दी जा रही है। इसके अलावा जो गोधन न्याय योजना है उसके जितने भी हितग्राही हैं, चाहे वो महिला समूह हो जो वहां पर काम कर रहे हैं, गौठानों में अन्य काम करने वाले गोबर विक्रेता, इन तमाम की भी राशियां जो है आज वो दी जाएंगी। ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर को आज नए बस टर्मिनल की सौगात मिलने वाली है। इस नए बस टर्मिनल की शुरुआत से ट्रैफिक व्यवस्था से तो राहत मिलेगी ही, क्योंकि जो सिटी में बसें आती थी अब उस पर रोक लग जाएगा, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी। इसके अलावा 8 अलग अलग राज्यों से 1100 से अधिक बसें जो हैं वो संचालित होंगी, तो कहीं ना कहीं यातायात की व्यवस्थाएं जो हैं वो बेहतर होंगी और बड़े लेवल पर ये पार्किंग बनाई गई है। यहाँ पर बड़े संख्या में जो है बसों की पार्किंग की सुविधाएं, तमाम जो सुविधाएं एक बस स्टैंड के लिए होनी चाहिए वो उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम है, जो स्कूल है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, शहीद स्मारक भवन में बनाया गया है, उसकी सौगात दी जाएगी। इसके अलावा जो पानी प्लांट बनाया गया है महादेव घाट के पास, उसकी सौगात भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे। तो लगातार आज कई सौगातें जो है सुबह से लेकर लगभग शाम तक का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, और वो लगातार प्रदेश के अलग अलग जगहों से आज प्रदेशवासियों को सौगात देने वाले हैं। आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट भी हम आप दोनों से लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। खबर आपको रायपुर से बता दें, एक्सिस बैंक के एटीएम में आग लगी है और बताया जा रहा है कि ये एटीएम फूल चौक में स्थित है और बताया यह भी जा रहा है कि एटीएम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। आग लगने के कारण फिलहाल नहीं पता चल पाया है। दमकल की एक वाहन मौके पर है और मौदापारा थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फूल चौक स्थित एटीएम में आग लगी है और इस आग से एटीएम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। फिलहाल आग किस कारण लगी है ये पता नहीं चल पाया है। दमकल का एक वाहन फिलहाल मौके पर है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। उज्जैन में भाजपा के पूर्व सांसद चिंतामन मालवीय के बेटे दुष्यंत मालवीय पर संपत्ति विवाद में युवक को धमकाने का मामला सामने आया है। युवक ने आरोप लगाया कि संपत्ति हड़पने की मंशा से दुष्यंत ने साथियों के साथ मिलकर उपद्रव मचाया। दरअसल उज्जैन की प्राइम लोकेशन में विवादित प्रॉपर्टी को चिंतामन मालवीय ने खरीद लिया है। वहीं रहने वाले आशीष शर्मा ने आरोप लगाया है कि संपत्ति हड़पने के इरादे से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी अपने नाम कर ली गई। संपत्ति विवाद को हल करने नेता का बेटा दुष्यंत मालवीय अपने 1 दर्जन साथियों के साथ वहां पहुंचा। दुष्यंत का आशीष शर्मा से झगड़े का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें परिसर में तोड़फोड़ में दुकान के ताले तोड़ते हुए भी देखा जा सकता है। वहीं माधवनगर टीआई ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर मामले की जानकारी ली। दुष्यंत मालवी और कुछ 25-30 लोग उनके साथ थे जो हथियारबंद थे और उन लोगों ने ताला तोड़ के पूरी बिल्डिंग में घुस गए और पूरी बिल्डिंग में तोड़फोड़ कर दी। जितने ऑफिस थे, जितने रेंट हमारे टेनेंट थे वहाँ पे किराएदार जिनको हम नहीं रखा है, और उनके ऑफिस में भी तोड़ के घुस के बैठ गए। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के जरिए धारदार चाकू, पिस्टल, लाइटर और एयरगन मंगाने वालों पर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों से हथियार जमा कराए हैं। एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर एएसपी संजय ध्रुव ने फ्लिपकार्ट, ईकॉम एक्सप्रेस डिलीवरी, फेडेक्स के द्वारा साल 2020-21 में शिपिंग एड्रेस और भेजे गए प्रोडक्ट की जानकारी मंगाई, जिसमें जानकारी मिली कि जिले में बहुत से युवाओं ने लगभग 100 से ज्यादा संख्या में ऑनलाइन हथियार मंगाए थे। नाम, पता और मोबाइल नंबर के आधार पर कुल 70 नग चाकू, 1 कुल्हाड़ी, 1 चापर, 1 कटार, 8 नग पिस्तल और 2 एयरगन जमा करवाए गए हैं। हथियार मंगाने वालों में अधिकांश नाबालिग और नवयुवक थे। सभी के परिजनों को भी बुलाया गया था और सभी से उनके परिजनों की उपस्थिति में शपथ पत्र भरवाया गया और चेतावनी समझाइश देकर छोड़ दिया गया। साइट से उनसे हम लोगों ने जानकारी मांगी थी और उसके आधार पे दुर्ग भिलाई में जिन लोगों ने फैंसी चाकू और कुछ गन लाइटर्स और गन्स ये सब मंगवाई हैं, उनको हम लोगों ने उनसे जब्त किया है और उन लोगों से एक संकल्प पत्र भी भरवाया है कि वो इस तरीके की सामग्रियों को आगे से क्रय नहीं करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।